अस्सलाम वालेकुम। आज के फर्स्ट ट्यूटोरियल में हम स्टडी करेंगे अल-अक्सा क्लैशेस। ये जो क्लैशेस हो रहे हैं पैलेस्टीनियंस एंड इसराइली पुलिस के दरमियान, इस कन्फ्रंट्रेशन की क्या वजह है। उसके अलावा हम थोड़ा सा पास्ट में देखेंगे कि अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुए, इसकी क्या वजूहात थी, पैलेस्टीनियन नकबा क्या था, और अब जो वाक़यात हुए हैं इस पे यूरोप एंड यूएस का क्या रिस्पांस आया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल है हमारा सेफ हेवंस के बारे में कि किस तरह से अफगानिस्तान टीटीपी को सेफ हेवंस प्रोवाइड कर रहा है और किस तरह से पहले ये जो टीटीपी थी ओल्ड फाटा था, वहाँ पे जो अफगान तालिबान थे उनको सेफ हेवंस प्रोवाइड की जाती थी। अब जबकि अमेरिका इनखला कर रहा है अमेरिका से अफगानिस्तान से, तो इसका क्या इफेक्ट होगा सेफ हेवंस का पाकिस्तान पे और अफगानिस्तान पे। लास्ट ट्यूटोरियल है हमारा इम्पोर्टेंट बिल्स के बारे में। ये इम्पोर्टेंट बिल है अबाउट जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोटेक्शन के बारे में और फोर्स्ड एंड इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंस के बारे में, जिनको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल कहा जाएगा। अब ये नेशनल असेंबली में नेक्स्ट सेशन में पेश किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है इसको इनेक्ट भी कर लिया जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल के साथ, जो कि है अल-अक्सा क्लैशेस। अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था 1948 से जो 49 तक इसराइल वार ऑफ इंडिपेंडेंस जारी रही थी। इसमें एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट था पैलेस्टीनियन नकबा, यानी तकरीबन 7 लाख पैलेस्टीनियन ऐसे लोग थे जिनको अपने घर से निकाल दिया गया था, और 5 अरब नेशन थी जिन्होंने इसराइल पे हमला किया था, जिसमें इनको नाकामी देखनी पड़ी थी। नवंबर 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने वोट किया था पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश मैंडेट को सपोर्ट करते हुए कि पैलेस्टीन को पार्टीशन कर दिया जाएगा, तकसीम कर दिया जाएगा यूएस स्टेट में और अरब स्टेट में, मतलब 2 स्टेट। तब से ये क्लैश चला आ रहा है और यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 181 इसे बोलते हैं। क्लैश ब्रोक आउट ऑलमोस्ट इमीडिएटली बिटवीन ज्यूज एंड अरब्स इन द पैलेस्टाइन। इसके आफ्टरवर्ड्स में यहाँ से अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। इट इज अनलाइकली दैट क्लैशेस ऑफ अल-अक्सा मॉस्क, ये इस चीज का इम्कान नहीं है कि जो कन्फ्रंट्रेशन स्क्रिमिश या झगड़ा चल रहा है अल-अक्सा मॉस्क में पैलेस्टीनियन और इसराइली पुलिस के दरमियान, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। एट द कोर ऑफ वायलेंस लाइज द ज्यूइश स्टेट्स ग्रीड फॉर लैंड। जो इस तशद्दुद का असल मरकज है वो ये है कि यूएस स्टेट की लालच है लैंड के लिए, जमीन के लिए। द क्लैशेस बिगेन ऑन फ्राइडे, ये झगड़ा फ्राइडे को स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यूड ऑन सैटरडे, और ये हफ्ते वाले दिन भी जारी रहा। द एपिसेंटर ऑफ टेंशंस इज लोकेटेड इन ईस्ट जेरूशलम शेख जारह नेबरहुड। ये जो मरकज है इन टेंशंस का, इस क्लैशेस का, उसका जो मरकज है वो है ईस्ट जेरूशलम का शेख जारह नेबरहुड, जहाँ पे 6 पैलेस्टीनियन फैमिलीज को फोर्स किया जा रहा है एविक्शन के लिए, मतलब घर से निकाला जा रहा है उनके, जो कि अबा अजदाद के घर हैं, एंसेस्ट्रल होम है। विद द सुप्रीम कोर्ट एक्सपेक्टेड टू रूल ऑन द डिकेड्स ओल्ड केस टुडे, और ये उम्मीद की जा रही है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस जो दहाइयों से केस चला रहा है उस पर फैसला देगी। Unless solved peacefully, the problem could unleash greater Palestinian anger. अगर इसको अमन से हल नहीं किया जाता तो ये जो मसला है ये रिलीज करेगा बहुत ज्यादा पैलेस्टीनियन जो गुस्सा है उसको। At Al-Aqsa, the presence of Israeli police was itself a provocation. अल-अक्सा मस्जिद में जो इसराइली पुलिस की मौजूदगी थी वो भी एक ऐसा एक्शन था जो कि पैलेस्टीनियंस को एंग्री कर रहा था, प्रोवोक कर रहा था। Because tens of thousands of Palestinians had gathered to offer prayer, क्योंकि हजारों जो फलस्तीनी हैं वो जमा हुए थे नमाज अदा करने के लिए। As they fired on the worshippers, जैसा उन्होंने फायर किया इबादत गुजारों पे, इसराइली पुलिसमैन entered the sacred precincts, जो इसराइली पुलिसमैन थे वो इन sacred या मुकद्दस बाउंड्रीज में इंटर हुए, leading to worsening of the situation, जिसकी वजह से मामलात मजीद बिगड़ गए। On Friday, फ्राइडे वाले दिन, many of over 200 injured Palestinians had to be hospitalized. तकरीबन 200 जो पैलेस्टीनियन जख्मी हुए थे उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। Because of their injuries, उनके जख्मों की वजह से, they sustained at the hands of Israeli police, जो कि इसराइली पुलिस की वजह से उनको आए थे, who used rubber coated metal bullets and stun grenades, और इसराइली पुलिस ने जिन्होंने rubber coated metal bullets और stun grenades यूज किए थे। While call for restraint came from many capitals, रेस्टोरेंट का मतलब होता है एक्ट ऑफ होल्डिंग बैक। ये जो कॉल आई थी रेस्टोरेंट की, ये बहुत सारे कैपिटल्स की जानिब से आई थी। वन कैन सी एन अनफॉर्चुनेट डिफरेंस बिटवीन व्हाट द यूरोपीय यूनियन सेड एंड व्हाट द रिएक्शन फ्रॉम द यूएस वाज।
تو بدقسمتی سے جو فرق ہے یورپی یونین کے رسپانس میں اور یو ایس کے ریئیکشن میں یہ بڑا کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے. While the European Union declared that potential evictions were cause of concern, یورپی یونین نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ جو انخلا کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے لوگوں کو ان کے گھروں سے، یہ بہت زیادہ تحفظات کی بات ہے. since they were illegal under international humanitarian law، کیونکہ یہ غیر قانونی ہے انٹرنیشنل humanitarian law کے تحت. and called upon the Israeli authorities to cease these activities، اور انہوں نے اسرائیلی اتھارٹیز کو کہا کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو بند کر دیں. and provide adequate permits for legal construction and development of Palestinian communities، اور وہ مناسب permits قانونی تعمیر کے لیے پرووائڈ کریں اور فلسطینین کمیونٹیز کی ڈیولپمنٹ کے لیے. The US Department merely called for avoiding steps that exacerbate tensions. US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں صرف اتنا کہا کہ ایسے اقدامات سے اوائڈ کیا جائے جن کی وجہ سے ٹینشنز ایگزربیٹ ہو جائیں گی، بڑھ جائیں گی، ایسکیلیٹ ہو جائیں گی. Though it revealed concerns at looming eviction، اگرچہ انہوں نے اپنا تحفظ شو کیا ہے، ریویل کیا ہے یہ جو ایوکشن کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے. By avoiding a reference to illegality of the action by Israel, the US was creating a false equivalence. انہوں نے اوائڈ کیا ہے اس غیر قانونی اقدام کو جو اسرائیل لے رہا ہے اس کی جانب ریفر کرنے سے. The US was creating a false equivalence کا مطلب ہے، false equivalence ہوتا ہے a logical fallacy in which an equivalence is drawn between two subjects based on flawed or false reasoning. تو US نے flawed reasoning کی ہے، کریٹ کی ہے between the Israeli and اسرائیلی پولیس اور فلسطینین کے درمیان. regretfully ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے، افسوسناک طور پہ hopes for more realistic US attitude on the Arab-Israel conflict seem unrealistic. اگر جو ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ اگر ہم امید کریں اس کی یو ایس کی جانب سے عرب اسرائیل کنفلکٹ میں تو یہ ایک بہت غیر حقیقی بات ہوگی. یو ایس پالیسی ریمینز ویڈڈ ٹو بلائنڈ سپورٹ فار یو ایس اسٹیٹ. ویڈڈ ٹو کا مطلب ہوتا ہے بائنڈڈ ٹو، میریڈ ٹو. یہ یو ایس کی پالیسی ہے، یہ بائنڈ ہے بلائنڈ سپورٹ جو یہ دے رہے ہیں یو ایس اسٹیٹ کو. دا ریالٹی از دیٹ unless the Democrat administration reverse some of follies committed by Trump administration. حقیقت یہ ہے کہ جب تک ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن ریورس نہیں کر لیتی، واپس نہیں کر لیتی جو کچھ فولشنیس کمٹ کی گئی تھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے. ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ فولشنیس کیا تھی. such as moving the US embassy to Jerusalem، کہ یو ایس نے اپنی ایمبیسی یروشلم میں موو کر لی تھی. جب تک یہ فولشنیس، یہ جو فیصلے کیا گیا تھا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، یہ واپس نہیں کر لیے جاتے، ٹینشنز ول گرو اونلی، ٹینشن صرف بڑھتی رہیں گی. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا سیف ہیونز کے بارے میں. دا پل آؤٹ آف فارن فورسز فرام افغانستان ہیز سیکیورٹی ریمیفیکیشنز. یہ جو پل آؤٹ کیا جانا ہے فارن فورسز کا افغانستان سے 11 سپٹمبر کو، اس کے سیکیورٹی کانسیکوینسز ہوں گے، آؤٹ کمز ہوں گے فار دیٹ کنٹری، مطلب افغانستان کے لیے، ایز ویل ایز نیبرنگ اسٹیٹ، اور جو پڑوسی ممالک ہیں اسٹیٹس ہیں ان کے لیے بھی، خاص طور پہ پاکستان کے لیے. while Afghanistan was hardly pacified during the decades long presence of US led forces، جبکہ افغانستان بہت ہی مشکل سے پرسکون تھا یہ جو ڈیکیڈ لانگ دہائیوں سے چلی آ رہی تھی یو کی جو فورسز کی پریزنس افغانستان میں. there are genuine concerns that with the withdrawal of foreign troops and the collapse of any semblance of order، بہت زیادہ جینون تحفظات ہیں کہ جب یہ فورن ٹروپس وڈرا کریں گی، انخلا کریں گی اور کولیپس ہو جائے گا جو اپیئر نظر آتا ہے آرڈر، ٹیررسٹ گروپ ول فائنڈ این آئیڈیل لانچنگ پیڈ فار دیئر وائلنٹ ایکٹیویٹیز. یہ جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کو ایک آئیڈیل جگہ مل جائے گی اپنی جو تشدد کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جاری رکھنے کے لیے. already there have been recent incidents which have sent up red flags. ابھی بھی کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جنہوں نے الرٹ کر دیا ہے ڈینجر کے بارے میں. سینٹ اپ ریڈ فلیگز کا مطلب ہوتا ہے ڈینجر کے بارے میں الرٹ کر دینا. پچھلے دنوں میں افغانستان میں ایک بم بلاسٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ a soldier was injured when terrorists opened fire in Bajor district late on Friday from across the border according to ISPR. ISPR کے مطابق ایک سپاہی زخمی ہو گیا تھا جب ٹیررسٹ نے فائر اوپن کیا تھا باجور ڈسٹرکٹ میں بارڈر کی دوسری طرف سے. بینڈ جو ٹی ٹی پی ہے، تحریک طالبان پاکستان ہے، یہ بلیو کیا جا رہا ہے، یقین کیا جا رہا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے اس اٹیک کی. مور اوور ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے. اے نمبر آف ٹروپس ور مارٹائر، بہت سارے لوگ شہید ہوئے، اینڈ وانٹیڈ اور زخمی ہوئے بہت سارے اٹیکس میں جو کہ کے پی کے اور بلوچستان میں ہوئے ہیں.
while the TTP claimed responsibility for those attacks, इन तमाम अटैक्स की जो जिम्मेदारी है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली है. The military said they were also carried out from अफगान soil, और मिलिट्री का ये कहना है कि ये तमाम अटैक्स अफगान की ज़मीन से हुए हैं. While the TTP and अफगान तालिबान may have somewhat different ideological views, ये बिलीव किया जाता है कि जो तहरीक तालिबान है पाकिस्तान है और अफगान तालिबान है, उनके आइडियोलॉजिकल जो नज़रियात हैं वो थोड़ा मुख्तलिफ हैं कुछ सब्जेक्ट्स पे, कुछ टॉपिक्स पे. दे आर बाउंड टुगेदर बाय ट्राइबल ट्रेडिशंस, लेकिन वो जो उनके कबीले की रिवायात हैं उनसे बंधे हुए हैं. मिलिटेंट जो उनका कोड है और जो वर्ल्ड व्यू है वो उनका सेम है. मोर ओवर अगेन हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है. इट इज क्लियर दैट टीटीपी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ सेफ हेवन्स. ये यकीनी बात है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो फायदा उठा रही है इन सेफ हेवन्स का जो कि अफगानिस्तान में है और कंट्रोल की जाती हैं तालिबान की जानिब से. इन एरियाज बियॉन्ड द रिट ऑफ काबुल गवर्नमेंट, और ये एक ऐसे एरियाज हैं जो कि काबुल गवर्नमेंट की रिट से बाहर हैं. इट अपीयर्स टू बी पे बैक फॉर द टीटीपीज हॉस्पिटैलिटी एज आफ्टर द अमेरिकन इन्वेजन द अफगान तालिबान टुक रेफ्यूज इन अर्सवाइल फाटा. ऐसा नजर आता है कि जो अफगान तालिबान है वो टीटीपी की जो मेजबानी थी उसका पे बैक कर रहे हैं, क्योंकि जो अर्सवाइल फाटा था, ओल्ड फाटा था, इसमें अफगान तालिबान ने पनाह ली थी जब अमेरिका ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान में. इन एरियाज देन कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तानी मिलिटेंट्स, ये वो एरिया थे जब पाकिस्तानी मिलिटेंट्स जो दहशतगर्द इंतहा पसंद तंजीमें थी इनको कंट्रोल कर रही थी. एंड वाइल द फॉर्मर ट्राइबल बेल्ट हैज लार्जली बीन क्लियर्ड ऑफ मिलिटेंट्स, जो ये ओल्ड फाटा था इसको क्लियर कर लिया गया है, साफ कर लिया गया है दहशतगर्दों से. As lawmaker मोहसिन दावड़ recently pointed out in a letter to president, मोहसिन दावड़ जो कि कानून साज हैं, असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया है एक बात को प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हुए. वो क्या थी कि फाइटर्स आर वंस मोर रीग्रुपिंग इन द मर्ज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केपीके, के जो फाइटर्स हैं जंगजू हैं वो दोबारा रीग्रुप हो रहे हैं इन मर्ज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केपीके में. द रेन ऑफ टेरर दैट द टीटीपी एंड दोज ऑफ देयर इल्क अनलिस्ड, ये रेन ऑफ टेरर होता है मतलब खौफनाक जो दहशत के वाकयात हुए थे वो जो अनलीश किए थे टीटीपी ने और उनके इल्क ने. इल्क होता है एवरीवन जस्ट लाइक देम ऑन दिस कंट्री, इस मुल्क में इज स्टिल क्वाइट फ्रेश इन द माइंड, ये अभी भी दिमाग में बहुत ज्यादा ताज़ा वाकयात नजर आते हैं. मुश्किल से पाकिस्तान का कोई ऐसा पार्ट था जिसमें बम ब्लास्ट ना किया गया हो या सुसाइड अटैक ना किया गया हो, और इसने बहुत सारी प्रीशियस कीमती जानें ली मुल्क के सोल्जर्स की जानिब से, पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से और सिविलियन की जानिब से. इस जो टेररिस्ट थ्रेट था, दहशतगर्दी का खतरा था, इसको एलिमिनेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए. देयरफॉर अगेन हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है. ये जो रीसर्जेंस हुई है, रीअपीयरेंस हुई है मिलिटेंट्स की हमारे मुल्क में और अक्रॉस द बॉर्डर मतलब कि अफगानिस्तान में, ये बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ की बात है. Pakistan must exercise its influence with the Afghan Taliban and let them know that allowing the TTP or other anti-Pakistan groups to use space under their control will not be tolerated. पाकिस्तान को अपना असर यूज करना होगा अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन पे, और उनको ये बताना होगा कि जो टीटीपी को अलाउ करना या दूसरे एंटी पाकिस्तान को ग्रुप्स को अलाउ करना कि वो उनकी सरजमीन को इस्तेमाल करें, तो ये जी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. The point cannot be emphasized enough, इस पॉइंट पे मजीद जोर नहीं दिया जा सकता, especially considering the fact that foreign forces have begun their exit from Afghanistan. इस फैक्ट को देखते हुए, हकीकत को देखते हुए कि जो फॉरेन फोर्सेस हैं उन्होंने अफगानिस्तान से अपना इनखला शुरू कर दिया है. इन रिसेंट स्टेटमेंट जो कि पाकिस्तान की जानिब से आई है, रशिया की जानिब से, चाइना एंड यूएस की जानिब से, उन्होंने अर्ज किया है गवर्नमेंट है जो हुकूमत है काबुल में और अफगान तालिबान को कि वो अपनी ज़मीन को इस्तेमाल ना होने दें किसी भी दूसरे मुमालिक के खिलाफ कार्रवाई में. वाइल प्राइमरली द ऑनस इज ऑन तालिबान, ये जो जिम्मेदारी है ये तालिबान पे है कि वो प्रोवाइड ना करें सेफ हेवन्स टेररिस्ट ग्रुप को. जो काबुल गवर्नमेंट है उनको भी ये इंश्योर करना होगा, यकीनी बनाना होगा कि जो सिक्योरिटी है कंट्री की उसको और एलिमिनेट करना होगा जो अनगवर्नड स्पेसिस हैं, ताकि जो मिलिटेंट्स हैं वो यूज ना कर सकें इन स्पेसिस को हैवोक स्प्रेड करने के लिए, तबाही फैलाने के लिए खित्ते में. लास्ट एडिटोरियल है हमारा इंपॉर्टेंट बिल्स के मुतालिक. आखिरकार एट लास्ट हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है, कुछ मूवमेंट नजर आई है, हरकत नजर आई है क्रिटिकल लेजिस्लेशन पे, अहम कानून साजी पे, जो कि नजर आ रहा था कि जिसको डिले का शिकार कर दिया गया है, मतलब पुट ऑन दी बैक बर्नर, मतलब डिले का शिकार होना, इल्तवा का शिकार होना.
The Federal Cabinet on Thursday approved the Journalist and Media Protection Bill. फेडरल कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया है जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोटेक्शन बिल, और इसके साथ साथ फोर्स्ड और इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंस, जिसको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल भी बोलते हैं, इसको ये प्रेजेंट किया जाएगा नेशनल असेंबली में इसके नेक्स्ट सेशन में। पार्लियामेंट को ये यकीनी बनाना होगा कि ये जो एफर्ट की गई है लेजिस्लेशन के पीस पे, कानून साजी के पीस पे, इसको इनेक्ट किया जाए, अप्रूव किया जाए, रेटिफाई किया जाए, पास किया जाए किसी भी गैर ज़रूरी डिले या ताखीर के बिना। देयर पैसेज विल सेंड द सिग्नल, इसका जो पास होना होगा इस कानून साजी का, ये एक सिग्नल भेजेगा कि जो मुल्क है हमारा वो प्रिपेयर्ड है, तैयार है इन दो मसाइल को हल करने के लिए जो कि बहुत अरसे से प्लॉट रहे हैं, दबा रहे हैं हमारे ग्लोबल इमेज पे, एंड आर कम्प्लीटली एट ऑड्स विद डेमोक्रेटिक सिस्टम, और जो कि बिल्कुल अपोजिट हैं, डिफरेंट हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम से, मतलब कि जो फोर्स डिसअपीयरेंस हैं और जो जर्नलिस्ट को हैरास किया जाता था या प्रोटेक्शन नहीं की जाती थी या उन पे जो अटैक्स होते थे। गेटिंग टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट तक जहाँ पे बिल रेडी था टेबल किया जाना, हैज बीन फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस फॉर राइट एक्टिविटिस्ट, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देने वाला प्रोसेस था जो कि हकूक की बात करते थे जो लोग उनके लिए, और जो कि डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे थे इन हमलों की वजह से। और ये हमले किस चीज पे थे? राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच पे थे और ड्यू प्रोसेस पे थे। आर्टिकल 19 एंड 19A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का प्रोवाइड करता है हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट है, उसने रैंक किया था पाकिस्तान को 5th मोस्ट डेंजरस कंट्री जर्नलिज्म या सहाफत को प्रैक्टिस करने के लिए। इस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 138 मीडिया प्रैक्टिशनर ने अपनी जिंदगी को खो दिया था लाइन ऑफ ड्यूटी में 1990 से लेकर 2020 तक। इस साल की अगर हम बात करते हैं तो जो जर्नलिस्ट हैं उनको कत्ल किया गया इन कंट्री में, तकरीबन वो 3 लोग थे और 2 लोग इंजर्ड हुए हैं इस तरह के अटेम्प्टेड जो किए गए थे, हमले किए गए थे असैसिनेशन के, कत्ल करने के। इस साल के अवाइल में ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट किया था बिल जिसको हेल्ड किया गया था जर्नलिस्ट की जानिब से, क्लेम किया था, एक्नॉलेज किया गया था कि ये बहुत ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है, जामे है और प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये प्रोवाइड करेगा इन हकीकी मसाइल की जानिब जो कि कम्युनिटी को दरपेश हैं। ताहम जो कैबिनेट थी उन्होंने डिसाइड किया था इसको क्लब बिट करना। क्लब बिट का मतलब होता है कि बुलडोज करना, कोई दूसरा बिल पेश कर देना अनदर बिल के जरिए, और उन्होंने एक ड्राफ्ट दिया था जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जानिब से दिया गया था। तो जर्नलिस्ट जो थे उनको ये खतरा था, वो फियर कर रहे थे, डर रहे थे कि जो एंड रिजल्ट होगा, आउटकम होगा, कॉन्सिक्वेंस होगा, वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगा और वाटर डाउन बिल होगा, मतलब बिल को चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन खुशी की बात ये है हर्टिंगली दैट ये जो डिटेल्स हैं अभी लेकिन स्कार्स हैं, कम हैं। इट अपीयर्स दैट कंपोजिट ड्राफ्ट डिफर्स ओनली इन माइनर डिटेल्स, ये जो अब फाइनल ड्राफ्ट बनाया गया है इसमें थोड़ी सी ही तब्दीलियां हैं। मीनवाइल अगेन हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं जो कि स्टार्ट हुई थी कई साल पहले और जिसकी वजूहत थी कि बलूचिस्तान और जो ओल्ड फाटा था उसमें जो फाइटिंग की जा रही थी दहशतगर्दों के साथ और इंसर्जेंट्स जो थे, बागी थे, रिबेलियन थे, उनके साथ थे। लेकिन ये जो फोर्स डिसअपीयरेंस थी ये फैल गई थी मेजर अर्बन सेंटर्स तक भी, जिसमें इस्लामाबाद भी शामिल था। दे इवन टुक प्लेस इन द ब्रॉड डे लाइट, और ये अमूमन दिन के दिहाड़े लोगों को डिस्पेयर कर दिया जाता था। जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी और इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस था उन्होंने मैनेज कर लिया था थोड़े से लोगों, जो मिसिंग लोगों थे उनको बाजियाब कराना, लेकिन वो अटरली फेल हो गए थे, कम्प्लीटली फेल हो गए थे। सेकंड पार्ट जो उनके मैंडेट था वो क्या था कि वो आइडेंटिफाई करें, शिनाख्त करें और ऐसे लोगों को प्रोसिक्यूट करें, पेनलाइज करें जो कि इन्वॉल्व थे इन अबडक्शंस में, इन अगवाकारियों में। वाइल द एक्ट इन इटसेल्फ इज इलीगल, ये जो एक्ट है ये गैर कानूनी है, बिकॉज इट वायलेट्स द राइट टू ड्यू प्रोसेस, क्योंकि ये जो राइट है हमारा ड्यू प्रोसेस का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, इसको वायलेट करता है, यानी कि फोर्स डिसअपीयरेंसेस का। स्पेसिफिक लॉ टू क्रिमिनलाइज इन फोर्स डिसअपीयरेंसेस इज सॉरली नीडेड, एक ऐसे कानून की भी ज़रूरत है जो क्रिमिनलाइज करे ये जो ज़बरदस्ती से डिसअपीयरेंसेस की जाती हैं, लोगों को ग़ायब किया जाता है। एट द एंड ऑफ दो दिन के इख्तिताम पे अगरचा इम्प्लीमेंटेशन विल मेक द डिफरेंस, इसका जो लागू होना है इस कानून का ये फ़र्क बताएगा हमें बिटवीन ए लॉ मेयरली ऑन द बुक, उस कानून के मुतल्लिक जो कि सिर्फ बुक्स पे होता है, एंड वन दैट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द सिटीजन, और ऐसा कानून जो हकीकत में शहरियों की हिफाजत करता है। क्योंकि पाकिस्तान में अमूमन ऐसा होता आया है कि लॉ
پاس تو ہو جاتے ہیں، انیکٹ ہو جاتے ہیں اسمبلیز میں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نیل ہوتی ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلے ایک ایڈیٹوریل میں بھی اسٹڈی کیا تھا کہ جو سندھ ہے وہ بہت زیادہ رچ ہے لا انیکٹ کرنے میں، لیجسلیشن پاس کرنے میں، ریٹیفائی کرنے میں، لیکن جو امپلیمنٹیشن ہے ان کی وہ ہمیں بالکل سکارس نظر آتی ہے، بالکل مینیوٹ نظر آتی ہے. یہ جی بریف انالیسس تھا مے 10 کے ایڈیٹوریلز کے بارے میں. اپنے لائکس، کمنٹس، سجیشن، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اپنی پرفارمنس کو مزید بہتر کر سکیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.